हेलो दोस्तों, मैंने एमटीएफ के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि सर आप कुछ स्टॉक्स बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट वांटेड स्टॉक एमटीएफ स्ट्रेटजी के लिए, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है और रीजन के साथ, फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों मैं उस स्टॉक के बारे में सोच रहा हूं कि भाई वो स्टॉक अपने को लेना चाहिए। एमटीएफ में धीरे धीरे उसके अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई जो स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो स्टॉक है एशियन पेंट्स। अब बहुत सारे लोगों को आएगा सर उसका स्टॉक तो टूट चुका है, 30% गिर चुका है, इसीलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। एमटीएफ में आप लोगों को पता है कि हम ऐसे स्टॉक उठाते हैं जो किसी ना किसी वजह से करेक्ट हो चुके हैं पर अपने समय के मार्केट लीडर रहे हैं। कुछ तो गलत न्यूज चल रही है, उनको हम उठाते हैं और 2-3 साल वेट करते हैं, उसके अंदर रिवाइवल आता है और आप अच्छे पैसे बना के निकल जाते हो। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स एक सही स्टॉक है जिसको हम उठा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एक साथ आप घुस जाओ उसमें, जो भी पैसा आपके पास से लेकर अपने पोर्टफोलियो का 10% आप मान के चलो उसमें ले सकते हो, 5% उसमें ले सकते हो, डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। पर 5 से 10% ज्यादा किसी भी एक स्टॉक में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो मैं रीजन आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है भाई स्टॉक टूटा पड़ा है, ऑलमोस्ट 33% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल रहा है अपने पीक से, जब ये अपने पीक पे था। दूसरा रीजन अगर मैं बोलूंगा इसके बारे में, ये अपने समय का मार्केट लीडर रह चुका है पेंट इंडस्ट्री के अंदर। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि माना कि उसमें कंपटीशन आ रहा है पर ये भी सोचो हाउसिंग सेक्टर में कितना बड़ा बूम आ रहा है। आज की डेट में लोगों को एक घर नहीं 3 घर चाहिए। किस तरीके से मैं बताता हूँ। पहले मोस्टली लोगों के जो एक शहर में घर है, एक उनका सेकेंड होम है और एक उनका गांव में घर है। तो जैसे जैसे लोग अमीर हो रहे हैं, पैसे हो रहे हैं, लोग सेकंड होम के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई बोलेगा कि सर घर तो ऑलरेडी सबने बना लिया, पहली बात अभी भी बहुत सारे लोगों के पास खुद के घर नहीं है। दूसरी बात, जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं, लेकिन शहरों में दिक्कत ये होती है कि बड़े घर नहीं मिलते, आलीशान घर नहीं मिलते, तो लोग थोड़ा बाहर निकल के सेकंड होम बना रहे हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई के पास एक करजत करके जगह है। आप वहां जाओगे तो वहां पर बूम देख के आप हैरान रह जाओगे कि मुंबई के कितने लोगों ने वहां पर विला और फार्म हाउस ले रखे हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें और कॉमन होती जाएंगी, लोग अपना एक वेकेशन होम या एक सेकेंड होम रखेंगे, तो घर की डिमांड बढ़ने वाली है और उसके साथ में पेंट इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ने वाली है। उसके साथ में जहां तक मुझे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है एशियन पेंट्स का, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिकने वाली है। अब क्या है वो उन्होंने नहीं बताया है, बस हिंट दिया है। तो मुझे देखिए, एक मैंने देखा है कि जब भी एक मार्केट लीडर गिरता है किसी भी रीजन से और उसके बाद जब भी उसमें मैनेजमेंट चेंज होता है तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट वो लेके आता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है पहली बात, उसके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेटवर्क होता है, तो सारी चीजें उसके पास रेडी है, सिर्फ उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत है। और जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा, सेल्स बढ़ेगा, शेयर अपने आप शूट हो जाएगा। मेन रीजन जिसकी वजह से एशियन पेंट्स में स्टॉक के रेट गिरे थे वो है उनकी सेल बहुत गिर रही थी बीच में। ये 3 रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव चीजें बता देता हूँ, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया कि भाई ये मार्केट लीडर है, ठीक है, ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है और हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। हाउसिंग सेक्टर डिमांड बढ़ेगी तो पेंट की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। अब रिस्क क्या है वो भी आप सुन लो। तो पहला रिस्क ये है कि धीरे धीरे पेंट जो है वो आउटडेटेड होते जा रहा है। अगर आप आज की डेट में किसी भी बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग को देखोगे तो वो ग्लास से बना होता है या एसीपी से बना होता है। एसीपी मतलब एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल लगे रहते हैं। तो जहां पर एक बहुत बड़ा पेंट इंडस्ट्री था, पेंट का रिक्वायरमेंट था कॉमर्शियल बिल्डिंग में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग में आप देखोगे तो पेंट बहुत कम यूज होता है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होता है। बाकी मोस्टली बाहर का स्ट्रक्चर में कोई पेंट नहीं यूज होता। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़े बायर थे कॉमर्शियल बिल्डर, वो पेंट यूज ही नहीं कर। दूसरा रिस्क है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे नए राइवल भी आए हैं, जैसे कि बिरला का भी प्लान है पेंट इंडस्ट्री में घुसने का, बर्जर पेंट्स करके हैं, और भी कई कंपनी आई हैं। तो आप ऐसे देखोगे तो मार्केट में एक तो बड़े बायर कम हो गए और कंपटीशन बढ़ रहा है। बट आप एक चीज और सोचो कि अगर मार्केट के अंदर बड़ा कुछ नहीं होने वाला तो ये नए राइवल क्यों घुस रहे हैं? क्यों आदित्य बिरला नए इंडस्ट्री में घुसना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें और ग्रोथ पॉसिबल है। एशियन पेंट्स के अलावा 4 और एशियन पेंट्स इस मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेके चलूंगा कि जब भी नए राइवल घुसते हैं किसी इंडस्ट्री में, मतलब उस इंडस्ट्री में अभी भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बाकी है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है एशियन पेंट्स के बारे में, कि एशियन पेंट्स
अभी तक ने एशियन पेंट्स ने एक बहुत अच्छी सर्विस लॉन्च करी थी जहां पर आप घर बुला के पेंटिंग करा सकते हो, बट वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया उन्होंने। तो अब उनको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इंटीरियर प्रोडक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे कि अभी वॉल पैनल्स आते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक्स के रहते हैं और सालों साल चलते हैं और बहुत जगह यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्लैडिंग्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे इंटीरियर के आइटम्स आते हैं जहां पर एशियन पेंट्स को घुसना चाहिए, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो उसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2-3 मैंने आपको नेगेटिव बता दिया, आपको पॉजिटिव बता दिया। अब टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 3 से 5 साल है, मिनिमम 3 साल मान के चलो, मैक्सिमम 5 साल मान के चलो, क्योंकि जब भी कंपनी रिवाइव होती है उसको टाइम लगता है। नए प्रोडक्ट आते हैं, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेटल होने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आपके पास 3 से 5 साल है तो ही आप इसके अंदर घुसो। मैंने आपको ऑलरेडी लिमिट बता दिया, 5 से 10% ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है, और आप 3 साल भूल जाओ कि आपको किसी तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस रिस्क के साथ ओके हो तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक उठा सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक डिक्लेरेशन देना चाहूंगा, आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई मैं कोई सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं हूँ, हो सकता है फ्यूचर में ले लूँ, लेकिन तो मेरा ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, आप इसके ऊपर और रिसर्च करो, आप अपना रिस्क रिटर्न का प्रोफाइल देखो, आप ये देखो कि क्या आप 3 से 5 साल एक शेयर को लेकर बैठ सकते हो, क्या आपको 3 साल के अंदर पैसों की जरूरत है। इन सब चीजों को सोचने समझने के बाद ही आपका अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है सेबी रजिस्टर्ड, तो उससे डिस्कस करने के बाद ही आप इसके अंदर किस तरह का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाओ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई शक शुबहा है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।